हरियाणा में 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। चुनाव के इस मौसम में अब बड़े बड़े नेता अपने हरियाणा की धरती पर दस्तक देंगे। लिहाजा आज के इस एसएनए में हरियाणा के नेता जो केंद्र में सक्रिय है उनके बारे में जानेंगे। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की। भाजपा के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जीवन के बारे में आज हम जानेंगे। अब आप कहेंगे कि भूपेंद्र यादव ही क्यों? तो जवाब यह है कि एसएनए में हम हमेशा हरियाणा के नेताओं के बारे में, उन नेताओं के बारे में जानते आए हैं, बताते आए हैं। तो वहीं ऐसे में भूपेंद्र यादव के बिना यह सिलसिला अधूरा रहेगा, क्योंकि हरियाणा के नेताओं को समर्पित है एसएनए। उनका हरियाणा से रिश्ता कैसा है वो बताएंगे, उनकी राजनीति कैसी है यह भी जानेंगे। आइए जानते हैं इस एसएनए में। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में, स्पेशल न्यूज एनालाइज का ये शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, उन नेताओं के बारे में बताता है जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके आप समर्थक रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी हर कहानी आप जानना चाहते हैं। इसीलिए हम लेकर आते हैं एसएनए स्पेशल न्यूज एनालाइज, भारत आज का स्पेशल शो। भूपेंद्र यादव का जन्म 30 जून 1969 को हुआ। वे 53 वर्ष के हैं। भाजपा नेता व केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का नाता हरियाणा के गुरुग्राम से है। गांव जमालपुर के निवासी हैं भूपेंद्र यादव। तो देखा आपने कि कैसे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का हरियाणा से कनेक्शन मिल ही गया। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि उनका अपने हरियाणा से गहरा नाता है, इसलिए आज हमने भूपेंद्र यादव को चुना। अब आगे उनके जीवन के बारे में जानते हैं। रेलवे में नौकरी करते थे भूपेंद्र यादव के पिता। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिताजी कदम सिंह यादव रेलवे में नौकरी किया करते थे। वे कई वर्षों तक अजमेर में तैनात रहे, लिहाजा इस वजह से पूरा परिवार राजस्थान के अजमेर ही कई वर्षों तक रहा। भूपेंद्र यादव ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा राजस्थान में ही ग्रहण की है, लिहाजा उनके पालन पोषण के हिस्से राजस्थान का प्यार भी आया। छात्र राजनीति से केंद्रीय मंत्री तक का सफर किया तय। भूपेंद्र यादव ने छात्र राजनीति से लेकर केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफर तय किया है। भूपेंद्र मात्र 7 साल की उम्र में ही आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। बस फिर क्या था, यहीं से जो सिलसिला शुरू हुआ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर भाजपा से जुड़े और फिर आज देखिए केंद्र में मंत्री तक बन चुके हैं। सरकारी नौकरी नहीं थी पसंद। ये अपने आप में बड़ा रोचक है कि भूपेंद्र यादव बेशक आज खुद सरकार का हिस्सा है, लेकिन उन्हें खुद सरकारी नौकरी का शौक नहीं था। बचपन में उन्होंने ठान लिया था कि सरकारी नौकरी नहीं करनी है, उन्हें तो सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में जाकर राष्ट्र के लिए काम करना था। इसी विचार के साथ वे बड़े हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उसी सोच के बलबूते आज वे राजनीति में मुकाम हासिल कर पाए हैं। बेटे की उपलब्धि पर पिता को है गर्व। बेटा जिंदगी में जो सोचे उसे पूरा कर दिखाए तो भला किस बाप को गर्व नहीं होगा। मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता ने भी अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व जताया था। उन्होंने कहा था कि एक पिता की जो जिम्मेदारी होती है उन्होंने केवल वही निभाई। पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, यह जिम्मेदारी उन्होंने निभा दी। आज भूपेंद्र जो भी है वह उनकी मेहनत है, इसमें उनका यानी कि उनके पिता का कोई योगदान नहीं है। पिता बेटे की उपलब्धि से खुश है। उनके बेटे ने यह दर्शा दिया कि यदि आप पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से काम करते हैं तो फल मिलना स्वाभाविक है। कानून की पढ़ाई के बाद राजनीति में रखे थे कदम। भूपेंद्र यादव ने कानून की पढ़ाई की है और उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद ही राजनीति में कदम रखे। पहले जहां वे आरएसएस से जुड़े हुए थे तो वहीं भाजपा की राजनीति में भी सक्रिय होने लगे थे। भूपेंद्र यादव ने कई वर्षों तक अधिवक्ता परिषद में भी काम किया है। इसके बाद वो धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बड़े मामलों में आई उनकी वकालत काम। साल 2000 में उन्हें अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का महासचिव नियुक्त किया गया और 2009 तक वे इस पद पर रहे। वह लिब्राहन आयोग के सरकारी वकील थे, जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच की थी। वह ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की हत्या मामले में भी वकील थे, जिसकी जांच न्यायमूर्ति वाधवा आयोग ने की थी। 2010 में भाजपा में मिला बड़ा पद।
भूपेंद्र यादव को साल 2010 में भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद मिला था। वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त हुए थे। फिर उसके बाद 4 अप्रैल 2012 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद उन्हें कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी अहम जिम्मेदारियां दी गई। भाजपा के लिए बने थे युद्ध कक्ष रणनीतिकार। भूपेंद्र यादव के कामकाज को देखते हुए भाजपा ने उन्हें और भी कई बड़ी जिम्मेदारियां दी है, जैसे कि विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें युद्ध कक्ष रणनीतिकार बनाया गया था। बात साल 2013 में राजस्थान के लिए, साल 2017 में गुजरात के लिए, झारखंड के लिए साल 2014 में और फिर उत्तर प्रदेश के लिए साल 2017 के समय वे भाजपा के युद्ध कक्ष रणनीतिकार थे। विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए ठोस जीत हासिल करने के पीछे युद्ध कक्ष रणनीतिकार भूपेंद्र यादव ही रहते हैं। इसी के साथ यादव को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रभारी भी बनाया गया था। बात करें साल 2021 की, साल 2021 में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए थे भूपेंद्र यादव। राजनीतिक कद में लगातार वो बढ़ते जा रहे थे, उनका कद बढ़ता जा रहा था। छात्र राजनीति से जो उन्होंने चलना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि भूपेंद्र यादव को केंद्रीय कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी मिली। भूपेंद्र यादव पूर्व के गुड़गांवा, आज के गुरुग्राम में युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोदी सरकार के दूसरे टर्म के समय साल 2021 में भूपेंद्र यादव केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए। तब भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग भी थे। गृह मंत्री अमित शाह के हैं विश्वास पात्र। अगर बात करें भूपेंद्र यादव की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सबसे विश्वसनीय यानी विश्वास पात्र लोगों में से एक है। तभी तो जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के समय फेरबदल हुआ था तो फिर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के ठीक एक दिन के बाद ही उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था। कमिटी मैन की मिली थी उपाधि। संसदीय सचिव समितियों के विशेषज्ञ के रूप में यादव की प्रतिष्ठा ने उन्हें कमिटी मैन की उपाधि भी दिलाई है। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता 2015 पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही वे सरोगेसी विनिमयन विधेयक 2019 पर राज्यसभा की चयन समिति के अध्यक्ष भी रहे। आज के दिन अगर बात की जाए तो और राजनीति में भूपेंद्र यादव एक बहुत बड़ा नाम है। यही कारण रहा कि भाजपा ने पिछले साल भूपेंद्र यादव को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में भी शामिल किया, जिससे उनका कद और बढ़ गया। अब गाहे बगाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलने की जब बात चलती है तो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र यादव का नाम राजनीतिक गलियारों में लिया जाता है। उनका नाम सबसे पहले उछलता है। अब देखना होगा कि जब 2024 के चुनाव की बिसात बिछाई जाएगी तो तब भूपेंद्र यादव को कहां फिट किया जाता है, क्या जिम्मेदारी उनको दी जाती है, क्या उन्हें प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर वो केंद्र में ही दोबारा से जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और जितने भी समर्थक, जितने भी कार्यकर्ता भाजपा और भूपेंद्र यादव के हैं वो शायद इससे इत्तेफाक भी रखते होंगे, क्योंकि उनका कद बहुत बढ़ चुका है। बहुत बड़े स्तर के कद के वो नेता बन चुके हैं। अब वो हरियाणा नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। आज का एसएनए आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और लगातार एसएनए में किन किन राजनेताओं को आप सुनना चाहते हैं, किन के बारे आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेता के बारे में एसएनए में रिपोर्ट आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए ये रिपोर्ट लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे दीपक और मैं आपका दोस्त यशपाल कंज।